टेलर प्रमेय का स्टेटमेंट, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र z0 है तथा त्रिज्या r है, उस वृत्त के अंदर सभी बिंदुओं पर f z एक विश्लेषण फलन हो, तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु z पर जो फलन f z है उसे हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समेशन को खोल दें तो ये बन जाता है f z इक्वल टू n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a0 z माइनस z0 की पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो a0 प्लस a1 z माइनस z0 प्लस a2 z माइनस z0 का स्क्वायर एंड an z माइनस z0 की पावर है। और यदि an की वैल्यू भी पुट कर दें, जैसे a0 क्या हो जाएगा, a0 का मतलब हो जाएगा इसका 0 का अवकलज अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 यानी कि f ऑफ z0 प्लस a1 करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश z0 z माइनस z0, a2 करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश z0 अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस z0 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये भी इजी फॉर्म है, ये याद रखना इसको ज़्यादा है इस फॉर्म को, तो हम इस फॉर्म को याद रखते हैं और इसी को हम प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। जो वृत्त C है, वृत्त C के अंदर उसका केंद्र z0 है, त्रिज्या r है, उसके अंदर फलन विश्लेषित है। तो इसी के अंदर हम कोई बिंदु ले लेते हैं z, कोई बिंदु ले लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम प्रूफ, ये एक बार हम इस चित्र को बनाएंगे, आप इसको फिर ध्यान रखिएगा चित्र क्या कह रहा है। ये z0 इसका केंद्र हो गया और ये r त्रिज्या का आपका वृत्त है, ये r त्रिज्या है, यहां पर आपने z कोई बिंदु लिया, तो z से z0 तक की जो जीरो दूरी है उसको हम रो कह रहे हैं। और आपने क्या किया कि इस z को कवर करने वाला एक और आपने z0 को केंद्र मान के वृत्त बनाया और उसकी त्रिज्या आपने क्या मान ली, उसकी त्रिज्या r1 है, यानी कि ये जो दूरी है वो है ठीक। और इस वृत्त का नाम तो C है, इस वृत्त का नाम हमने दिया C1। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये हमें कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है कि एक r1 त्रिज्या C जो वृत्त है हमारा r त्रिज्या, उसके अंदर एक r1 त्रिज्या का वृत्त और है, और उसके अंदर r1 त्रिज्या के वृत्त के अंदर z0 से z दूरी, z कोई बिंदु है जिसकी z0 से दूरी कितनी है, रो है। ये हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फिर यदि हम C1 वृत्त की बात करें तो C1 वृत्त के अंदर ही z बिंदु आ रहा है, तो हम इसमें कौशी समाकल सूत्र लगा सकते हैं। तो वृत्त C1 के अंदर बिंदु z स्थित है, अतः कौशी समाकल सूत्र से अब f z0 जो लिखते थे वहां हमने z लिख दिया, तो फिर जो z लिख रहे थे हम उस z को हम t से रिप्लेस कर देंगे, 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन ओवर C1 f t अपॉन t माइनस z dt। ये क्वेश्चन होगा। हमने यहाँ पर जो चरराशि है उसको दो आप किसी से भी रिप्लेस कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो आपका t माइनस z है, चूंकि t इस वृत्त के ऊपर स्थित है तो t माइनस z आपका कितना हो गया, मॉड t माइनस z हो गया आपका r1। और जो r1 है ठीक, और ये हम जब बात करें मॉड z माइनस z0, ये क्या हो गया आपका, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कीजिए, ये मॉड z माइनस z0 ये आपका हुआ रो, और ये जो है वो r1 से छोटा है, ठीक है। ये है मॉड z माइनस z0 जो है वो रो है जो कि r1 से छोटा है हमारा। और जो हमारा वृत्त C1 है वो क्या है, वो है हमारा t माइनस z0 जो किसके बराबर है, r1 के बराबर है, और जो किससे छोटा है, r से छोटा है, ठीक है।
तो ये चीज ली, यानी कि यहाँ पर दी हुई है तो रो सबसे छोटा है, रो से बड़ा R1 है, R1 से बड़ा पार्ट को 1/t-z, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं Z0 के साथ। देखिए ये क्लियर हो गया, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो टर्म है इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे 1/t-z। यहाँ पर हम Z0 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, Z0 से रिलेशन है हमारा, क्योंकि हमारे पास दो रिलेशन है। देखिए हमारे पास एक रिलेशन तो क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है कि t-z0 इक्वल टू R1, और दूसरा रिलेशन है हमारे पास mod z-z0 इक्वल टू रो। तो इन दोनों को यूज करना है इसमें, तो आपको Z0 इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम Z0 को ना इंसर्ट करें, Z0 यहाँ लेकर के आए, तो Z0 कैसे लेकर के आए, हम क्या करें यहाँ पे 1/, इसमें क्या करें t-z0, Z0 घटा दिया और एक बार Z0 जोड़ दिया, तो z-z0, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको अब हम t-z0 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये बन जाएगा इक्वेशन क्या 1/t-z0 मैंने कॉमन ले लिया अंदर से, तो 1 - z-z0 अपॉन t-z0 बन गया। अच्छा इसकी बात करें, ये z-z0 और इसके मोड की बात करें तो ये क्या है मोड z-z0 अपॉन t-z0, ये क्या होगा, ये इसका जो मोड है वो तो है रो और इसका मोड है वो है R1, और इनमें से कौन बड़ा है, रो इज लेस देन R1। इसका मतलब क्या होगा, रो अपॉन R1 जो है वो लेस देन 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे काम आएगा क्योंकि हम इसका प्रसार कर सकते हैं जरूरत पड़ने से। तो इस चीज को हम लिखें, देखिए क्योंकि ये सारी समिश्र संख्याएं तो हम इनको मोड से इनको कंपेयर करते हैं। तो हमने मान लिया, माना mod z-z0 अपॉन t-z0 को आपने क्या मान लिया, आपने इसको मान लिया अल्फा। तो जो अल्फा का मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका रो अपॉन R1, जो कि 1 से छोटा लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसको हम देखते हैं, यदि ये रो अपॉन R1 लेस देन 1 है, तो इसको आगे यदि हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 1/t-z जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्या 1/t-z0 1 - अल्फा। हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, तो इस पार्ट को सॉल्व करें हम 1/1 - अल्फा, इसी क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे प्रसार से लिख सकते हैं 1/1 - अल्फा को, ये बन गया 1 - अल्फा की पावर -1, और ये 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर + अल्फा क्यूब अल्फा की पावर n एंड सो ऑन। ये इसका प्रसार होगा, अल्फा की पावर n फिर अल्फा की पावर n + 1 एंड सो। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यदि हम इसको अल्फा की पावर n तक लिखें, या इससे पहले n-1 तक लिखें, यानी हम इसको ऐसे लिखें 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1। अब यहां से हम क्या करें, अल्फा की पावर n कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, यही बच जाएगा। तो यहां से यदि हम देखें तो ये वही टर्म है जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, यानी कि इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1 + अल्फा की पावर n, और ये किसकी वैल्यू है, ये 1/1 - अल्फा की वैल्यू है, सो 1 - अल्फा। तो ये 1/1 - अल्फा को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हमें इसका एक टर्म मिल जाएगा, और फिर अल्फा की वैल्यू यदि हम पुट करें तो हमें ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, तो ये वैल्यू हमें बनानी थी, इसी को अब हम जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया और इसको हम इसकी सहायता से बना रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा रिजल्ट। अब हम बात कर रहे हैं 1/1 - z-z0 अपॉन t-z0 की। अल्फा की आपने वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ पर आपने अल्फा का मान रख दिया, और ये पूरा, तो ये बन जाएगा 1 + z-z0 अपॉन t-z0 प्लस z-z0 अपॉन t-z0 की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता जाएगा पावर n-1
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ z माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो की पावर n-1 प्लस, देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, पावर n बन जाएगी, तो ऐसे लिखेंगे z माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो की पावर n, और ये 1/1 माइनस एल्फा है, इसकी जो वैल्यू थी हमारी वो हम एज इट इज लिख देती है, और वो वैल्यू क्या थी हमारी 1/1 माइनस एल्फा, क्या था हमारा 1/1 माइनस इस वैल्यू को ये z माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो, ये पूरा एक टर्म हो गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर t माइनस जेड जीरो तो एलसीएम आएगा, और जेड जीरो से जेड जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस जेड बचेगा, और t माइनस जेड जीरो जो एलसीएम आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये पावर n-1 वाला जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो की पावर n-1 प्लस ये टी माइनस जेड जीरो, पहले तो हम पावर n लिखते हैं, जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो की पावर n, और ये जो ऊपर पहुंच गया वो हो गया टी माइनस जेड जीरो, एलसीएम लेकर के नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा टी माइनस जेड जीरो माइनस जेड प्लस जेड जीरो, जेड जीरो कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस जेड जीरो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से रखें। अब ये जो आपको वैल्यूज थी, ये वैल्यूज हम कहाँ पे पुट कर देंगे, अपनी इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसको यूज कर लेना है इसके साथ। तो कैसे यूज होगा, जो हमारी टर्म थी वो क्या थी, वो था, मैं लिखता हूँ ऊपर बोर्ड पर, बड़ी टर्म होगी, अतः 1/t माइनस जेड बराबर क्या हो गया, तो 1/t माइनस जेड, हम एक बार रिकॉल करें क्या था ये हमारा 1/t माइनस जेड, इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था 1/t माइनस जेड जीरो और माइनस जेड माइनस जेड जीरो, और यहाँ से हमने 1/t माइनस जेड जीरो कॉमन ले लिया था, 1 माइनस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो, ये बनाया था। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो 1/t माइनस जेड जीरो आगे और आ जाएगा, सब में गुणा हो जाएगा, तो 1/t माइनस जेड जीरो इस टर्म में गुणा होगा पूरे टर्म में, तो ये बन जाएगा 1/t माइनस जेड। अब 1/t माइनस जेड जीरो का यहाँ गुणा होगा 1 में, तो ये तो टर्म यही रहेगी। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो t माइनस जेड जीरो की पावर 1 है, वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ पे t माइनस जेड जीरो की पावर क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे t माइनस जेड जीरो की पावर n, और यहाँ पर t माइनस जेड जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना, ये जो टर्म है आपके पास, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, और इसको 1/t माइनस जेड जीरो से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है यानी हर है, हर में एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हर की पावर बढ़ जाएगी, हर की पावर बढ़ने से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/t माइनस जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर अपॉन टी माइनस जेड जीरो की पावर टी प्लस डॉट 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 जेड माइनस जेड जीरो की पावर n-1 अपॉन टी माइनस जेड जीरो की पावर n, एक एक पावर बढ़ती है, और यहाँ पर t माइनस जेड जीरो कैंसिल हो गया, तो जेड माइनस जेड जीरो अपॉन टी माइनस जेड जीरो की पावर n इंटू 1/t माइनस जेड। ये टर्म हमें मिली किसकी, 1/t माइनस जेड की। अब जो समीकरण नंबर 1 में हमारा इंटीग्रेशन था, उस इंटीग्रेशन को हम ध्यान से देखें, क्या था, देखिए हमारा इंटीग्रेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन था हमारा fz इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c1 fz अपॉन t माइनस जेड dt, ft अपॉन t माइनस जेड dt। अब 1/t माइनस जेड की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यदि आप इसको ft से मल्टीप्लाई करें पूरे टर्म को और इंटीग्रेट कर दें, तो आपका एक्चुअल वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को आप दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड और RHS में, LHS और RHS दोनों में ft से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे c1
सी के और 1/2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो LHS तो क्या बन जाएगा, FZ बन जाएगा, RHS में साइड टर्म हो जाएगी। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ FT से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 पाई आर से और मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन ओवर C1 FT अपॉन T माइनस Z dt। ऐसा ही राइट साइड में करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 FT अपॉन T माइनस Z0 dt। इसको करेंगे हम, तो इसमें अब Z माइनस Z0 इंटीग्रेशन हमें T के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये कांस्टेंट हुआ, ये बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस Z माइनस Z0 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 FT अपॉन T माइनस Z0 का होल स्क्वायर dt। और इसी तरह से टर्म चलती जाएगी और हम इस टर्म पर आ जाएं तो ये टर्म हमें क्या देगी, ये देगी हमें 1/2 पाई आयोटा और Z माइनस Z0 की पावर n-1 इंटू इंटीग्रेशन ओवर C1 FT अपॉन T माइनस Z0 की पावर n dt। और प्लस लास्ट वाली टर्म की बात करें तो प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो Z माइनस Z0 की पावर n तो बाहर आ गया, 2 पाई आयोटा पहले से बाहर है ही, इंटीग्रेशन ओवर C1 FT अपॉन T माइनस Z0 की पावर n और T माइनस Z dt। ये टर्म बन गई, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस टर्म को। और हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कुछ भी नहीं किया हमने, ये जो वैल्यू आई हमें, इसको हमने FT से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया dt के रेस्पेक्ट में और 1/2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपका, ये किसका मान हो गया, FT का मान हो गया, FZ। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FZ लिख सकते हैं, ये आपका FZ। ये जो लास्ट वाली जो टर्म आई है इंटीग्रेशन में, इस टर्म को भी हम एक नाम दे सकते हैं, इस टर्म को हम नाम दे देते हैं, इसे हम लिख देंगे Rn। माना Rn बराबर, यदि हम इसे Rn नाम देते हैं तो Rn बराबर हो गया Z माइनस Z0 की पावर n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 FT अपॉन T माइनस Z0 की पावर n T माइनस Z dt। ये आपका Rn है, इसे हम अलग से कैलकुलेट करेंगे बाकी को। अब हम इसको देखें, फर्स्ट टर्म को देखें, ये फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये FZ0 है, कॉची समाकलन सूत्र से। इसको देखें, ये क्या है, तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो कॉची समाकलन सूत्र से ये क्या बनेगा, F डैश Z0 बनेगा। आगे इसी तरह हम देखें तो ये टर्म क्या बन जाएगी, चूंकि n+1 होता है उसमें, यहाँ पर n है, तो ये Fn-1 Z0, पर यहाँ पर ऊपर n फैक्टोरियल होना चाहिए, वो फैक्टर n फैक्टोरियल नहीं है, तो ऊपर नीचे n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे n फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो ऐसे सब टर्म में होगा। यानी कि कॉची समाकल सूत्र का उपयोग करने पर जो टर्म बनेगी आपकी FZ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा FZ0 प्लस Z माइनस Z0 F डैश Z0 प्लस Z माइनस Z0 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको अगली जो टर्म आएगी उसमें 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, पावर 3 होगी, 3 का मतलब 2 वाला बनेगा, तो उसमें 2 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, F डबल डैश Z0। और यदि हम इसको देखें तो इसमें n-1 फैक्टोरियल चाहिएगा हमें, तो Z माइनस Z0 की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा F n-1 Z0 प्लस Rn। इस टर्म को हम Rn कहते हैं। तो अब हम इसको Rn की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, Rn क्या होना चाहिए। तो यदि हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो Rn क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि इन्फिनिटी तक की सीरीज चलती है। तो हम इसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर प्रदर्शित करेंगे कि
आर एन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एन टेंस टू इंफिनिटी पर हम शो कर देंगे कि आर एन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम आर एन को कैलकुलेट करेंगे और उसमें क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो देखिए चूंकि हमारा जो फलन है वो विश्लेषिक फलन है, और विश्लेषिक फलन है तो क्या होगा कि जो भी आपने वृत्त लिया है उस वृत्त पर जो आपका, जिस वृत्त पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वहां पर फंक्शन की वैल्यू उस वृत्त के ऊपर एक अधिकतम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उस वृत्त की कोई लंबाई त्रिज्या है। तो माना वृत्त C1 पर मॉड एफ टी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, अधिक से अधिक वैल्यू कैपिटल एम हो सकती है वृत्त C1 पर, उससे ज्यादा नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर एम एक कांस्टेंट है, वो मान लिया। अब विश्लेषिक फलन है, और हम यदि हम इसकी बात करें मॉड p माइनस जेड की बात करें, तो मॉड p माइनस जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी लिखा था वही p माइनस जेड जीरो माइनस जेड माइनस जेड। अब ये दो मॉड हैं, इनको तोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी आएगी, आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलेगी, अलग अलग तोड़ दें। तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन मॉड p माइनस जेड जीरो मॉड में तोड़ दिया हमने इसको, तो ये माइनस मॉड जेड माइनस जेड जीरो, इससे छोटी वैल्यू होगी। और ये मॉड p माइनस जेड जीरो जो है वो आपका कितना है, ये आपका है R1 माइनस रो, तो इससे छोटी वैल्यू है आपकी R1 माइनस रो। और यदि हम मॉड Rn की बात करें, ये जो है हमारा इसका मॉड निकाले, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यदि इसको सॉल्व करें, मैं यदि इसे यहीं पे इसको यूज कर लेता हूँ, लिखा हुआ है मेरे पास। तो यदि मैं मॉड Rn निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी मॉड लग जाएगा। अब मॉड लग जाएगा तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, सबको अलग अलग मॉड लगाते हैं। मॉड जेड माइनस जेड जीरो की पावर n, 2 पाई आयोटा का मोड 2 पाई हो जाता है, इंटीग्रेशन ओवर C1 मॉड एफ टी अपॉन मॉड t माइनस जेड जीरो की पावर n मॉड t माइनस जेड मॉड dt, सबका अलग मॉड लग गया, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। और इसको भी हम यदि सॉल्व करें तो मॉड जेड माइनस जेड जीरो जो होगा ये क्या हो जाएगा, बिंदु जेड वृत्त C के अंदर कहीं भी हो सकता है, और वृत्त C की जो त्रिज्या है वो r है, तो ये तो हमारा क्या बन जाएगा, r की पावर n बन जाएगा, r की पावर n, और ये बन जाएगा 2 पाई, और इसकी लिमिट हो जाएगी जीरो, ये C1 पे हो जाएगा और ये जाएगा कैपिटल M, और t माइनस जेड जीरो से जो छोटी वैल्यू है वो R1 माइनस रो है, तो यहाँ पर जाएगा R1 माइनस रो की पावर n, और t माइनस मॉड t माइनस जेड, तो सॉरी t माइनस जेड जीरो, t माइनस जेड जीरो का मतलब वृत्त R1 की पावर n, और ये बन जाएगा आपका R1 माइनस मॉड t माइनस मॉड t। देखिए ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो क्या वैल्यू बनेगी, ये सब तो बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन ओवर C1 मॉड dt ये क्या देगा, पथ की लंबाई, और पथ की लंबाई ये हो जाएगी जो वृत्त C1 है उसकी त्रिज्या, वृत्त C1 की त्रिज्या क्या है 2 पाई R1, तो ये बन जाएगा r की पावर n अपॉन 2 पाई R1 की पावर n इंटू R1 माइनस रो, कैपिटल M ऊपर आ जाएगा 2 पाई R1। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यदि इस R1 को अंदर से कॉमन ले लें तो 2 पाई R1 से 2 पाई R1 कैंसिल हो जाएगा, तो R अपॉन R1 की पावर तो n हो गया, कैपिटल M अपॉन 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस रो अपॉन R1 ये आ गया। अब देखिए जैसे जैसे क्या होगा कि आप n को बड़ा करोगे, यानी कि पावर बड़ा करोगे, n टेंस टू इंफिनिटी होगा, तो देखें हम r अपॉन R1 जो है वो एक से छोटी वैल्यू है, r अपॉन R1 क्या है, एक से छोटा मान है, या फिर हम तो जो मान हमने निकाले उनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम और Rn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा मॉड Rn इक्वल टू, देखिए अलग अलग मॉड लगा दें तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस जेड जीरो की पावर n अपॉन मॉड 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 मॉड एफ टी अपॉन मॉड t माइनस जेड जीरो की पावर n मॉड t माइनस जेड मॉड dt। अब देखिए क्या होगा, मॉड Rn
लेस देन इक्वल टू ये जेड माइनस जेड जीरो क्या है, रो है हमारा, मॉड जेड माइनस जेड जीरो क्या है, रो है, तो ये तो बन गया आपकी रो की पावर n अपॉन 2 पाई आयोटा का मोड 2 पाई। यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ गया कैपिटल N, और ये क्या आ गया t माइनस जेड जीरो, ये क्या बन गया r1 की पावर n इंटू टी माइनस जेड, ये हमने इससे बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये हो गया r1 माइनस मॉड dt। इसे जब आप सॉल्व करोगे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ओवर c1 मॉड dt क्या आ जाएगा, पथ की लंबाई और वृत्त c1 की परिधि क्या है 2 पाई r, तो ये बन जाएगा रो अपॉन r1 की पावर n, ये तो आई है, और यहाँ से आपको r1 कॉमन ले लिया तो कैपिटल M अपॉन 2 पाई r1 और क्या बचा 1 माइनस रो अपॉन r1, और पथ की लंबाई आ गई 2 पाई r1, 2 पाई r1 से 2 पाई r1 कैंसिल, तो मॉड rn जो आपका आया वो क्या आ गया, मॉड rn जो मॉड rn आपका आया वो आ गया आपका लेस देन इक्वल टू आ गया आपका रो ओवर r1 की पावर n कैपिटल M अपॉन 1 माइनस रो ओवर r, ये आ गया। अब जैसे जैसे आप n को टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो चूंकि रो ओवर r1 जो है वो लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं, वो लेस देन 1 है, तो इसलिए जब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं तो रो ओवर r1 की पावर जो n होती है वो टेंड्स टू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब मॉड rn n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 पे टेंड्स कर जाएगा, और rn यदि 0 है तो फिर हमें क्या मिलेगा, आते हैं हमें एफ जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ जेड इक्वल टू हमें मिलेगा एफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड जीरो डॉट 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 जेड माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 डेरिवेटिव, एंड इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन चलती जाएगी, और इसी चीज को हमने इस फॉर्म में लिख दिया एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n, जहाँ ए एन क्या है आपका, जहाँ आपका ए एन है एफ एन जेड जीरो अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये आपका टेलर थ्योरम प्रूफ हो गया। बहुत आसान है टेलर थ्योरम, और कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा इसके प्रूफ को। इसी के जैसा सिमिलर प्रूफ है लॉरेंट प्रसार का, लॉरा प्रसार का, परंतु वो एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है, 1-2 बार ही पूछा गया है मैं समझता हूँ, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, बट हम उसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन में हमारे काम आए।